हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज का अपना टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, छोटा टॉपिक है, छोटा वीडियो बनेगा, बट है बहुत काम का, बहुत ज्यादा काम का है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है ना। होता क्या है भाई, अपना कार्बन तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, आपको पता है, sp3, sp2 और sp। sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब शो करता है? जब कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ डिफरेंट एटम के साथ जुड़ा हुआ हो, तो वहां पे ये कौन सी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ओके, sp2 क्या करता है, कहां कब शो करता है? जब ये 3 सिग्मा बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो। ये सॉरी, 3 सिग्मा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और ये वाला पाई बॉन्ड। तो जब ये 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, तो वहां पे क्या, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? sp2। ठीक है, और जब ये दोनों तरफ से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? लीनियर। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं, और ये कार्बन की खासियत है। ठीक है, तो आज का अपना मेन पॉइंट रहेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। एक बार थोड़ा समझो, ऑर्बिटल के हिसाब से समझाता हूं मैं आपको इसे कि भाई अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ग्राउंड स्टेट में कार्बन की। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी यही होती है। इसको रख कर दूं एक बार, देखो 1s2 2s2 2px 2py और 2pz, यही बोलते हैं हम इन ऑर्बिटल्स को, 2s2 और ये। अब कहीं हो तो यही समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लिख दिया। देखो, जैसे मैंने सिंपल सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, मोस्टली बच्चों को समझ में आएगा, तो एक आधे समझ में नहीं आएगा। देखो भाई, एटॉमिक नंबर होता है 6, 6 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s2 2s2 2x2 और 2p2। ये मैंने ऑर्बिटल की फॉर्म में लिख दी, ये ओके। तो इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अपने पास होता है क्या है, ये तो ग्राउंड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट पे जब जाएगा एटम, तो आप लोगों ने पता है ऑर्बिटल्स का मिक्सअप होता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में पढ़ा है आपने, अब नहीं पढ़ा है तो मैं क्या करूं? देख लो एक बार, यहीं पे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पढ़ा है। और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। sp3 में तो ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, बट sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये क्या होते हैं? ये है 2s 2p 2px 2py और ये 2pz। ये तो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। और एक ये जो 2pz बोल लो, इसको 2p बोलोगे, p ऑर्बिटल, तो ये ऑर्बिटल बच गया, ये कौन सा बच गया? अनहाइब्रिड। ठीक है, तो इनके साथ क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और इस p ऑर्बिटल के साथ कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है अपना कार्बन। ओके, उसको हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या लेना देना है, ये चीज समझो। कर दूं एक बार मोटा मोटा समझाया है मैंने आपको कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है। एक जो अलग से p ऑर्बिटल बच गया ना, पूरा उसका खेल। इसीलिए ये सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन आपको कार्बोकैटायंस
और कार्ब फ्री रेडिकल्स। सिर्फ इनमें देखने को मिलेगा। अब ये एल्कीन क्या होता है ये तो आपको पता है, मैंने समझा दिया आपको इस नोमेनक्लेचर में। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल क्या होते हैं? देखो कार्बोकैटायन क्या होता है कि मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस ये। अब ये क्या है? ये आपका कार्बोकैटायन है, ये कंपाउंड एक कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन का मतलब भाई इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज दिखेगा आपको, ठीक है। ये मैं पढ़ाऊंगा रिएक्शन इंटरमीडिएट में, अभी के लिए देख लो बस। फ्री रेडिकल्स में भी वही होता है। इसमें बॉन्ड किस तरह टूटा हुआ होगा, हाइड्रोलिटिक फिजन हुआ होगा और इलेक्ट्रॉन दूसरा आइटम लेके चला गया होगा। और फ्री रेडिकल कैसे बनता है? वहां पे होमोलिटिक फिजन हुआ होगा और कार्बन के ऊपर क्या रह गया होगा? फ्री रेडिकल, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया होगा, ओड इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं इसको। ओके ठीक है, सिर्फ इतने में देखने को मिलता है अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आ जाओ हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। मैं आपको एक कंपाउंड लेके समझाता हूं। जैसे मानो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये देख। अब इन हाइड्रोजन्स को मैं ऐसे लिखता हूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसके हाइड्रोजन को भी ऐसे लिख देते हैं और इनकी तो वैसे कैसे लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा है आपका? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये पाई। जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो वो कौन सा? अब यहाँ पे ये कार्बन, आपको ये वाला कार्बन, पूरा ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है? sp3 वाली। देखो भाई 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है ना, ठीक। ये वाला कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है? sp2। और ये वाला भी कौन सी शो कर रहा है? sp2। तो इनमें एक p ऑर्बिटल का खेल हुआ होगा, ठीक है। होता क्या है कि जो ये इस p ऑर्बिटल के साथ ये सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ओवरलैपिंग कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं ओवरलैपिंग? कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होना चाहते हैं? डीलोकलाइज होना चाहते हैं। और यहाँ पे वो जो एक p ऑर्बिटल है, ये वाला p ऑर्बिटल, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे समझो कि कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये कार्बन ने अपनी तरफ ले लिए और हाइड्रोजन क्या हो गया? H प्लस के रूप में बाहर चला गया। बाहर नहीं गया है, यहीं पे प्रेजेंट है। बट ये बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड यहां से टूट के इन इलेक्ट्रॉन्स ने इसके साथ ओवरलैपिंग कर ली, इस p ऑर्बिटल के साथ। ये तो ऐसे रहेंगे, यहीं से ले लो, ये सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है। तो आपको इस कंपाउंड में कुछ देर के लिए यहाँ पे बॉन्ड बनता दिखेगा, यहाँ पे। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे? ये यहाँ पे थे ना, ये उठ के यहाँ पे आएंगे और ये कंपाउंड, ठीक है। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको, इसको परमानेंटली डैश नहीं करता हूं, ऐसे कर देता हूं, माइनस का निशान है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन एटम यही है, गया नहीं है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के कारण, इससे बिल्कुल रिमूव नहीं हुआ है, इसी के आसपास ही मंडरा रहा है, ठीक है। अब देखो एक इस तरह से भी तो हो सकता था, एक तो ये हुआ होगा जिससे भाई आपका एटम ज्यादा स्टेबल हुआ होगा। क्यों स्टेबल हुआ होगा? कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने का मौका मिल गया, ठीक है। हमेशा ये बॉन्ड ऐसे नहीं रहेगा, H प्लस ऐसे नहीं रहेगा। किसी भी एटम के अंदर होने वाली रिएक्शन पता नहीं कितनी माइक्रो सेकेंड्स की होती है, बहुत कम माइक्रो सेकेंड में हो जाता है पूरा खेल। सेकेंड तो बहुत दूर है, माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। अब ऐसे भी तो हो सकता था ये
मान लो ये मैंने हाइड्रोजन जोड़ा भाई, पूरी 3D स्ट्रक्चर होती है ना। यहाँ पे तो मान लो आपको बोर्ड पे तो ये हाइड्रोजन दूर दिख रहा है, आपको लगेगा कि ये टूटने से यहाँ पे कैसे ओवरलैपिंग होगी, पर 3D में होता है पूरा खेल। 3D में ये ऐसे रहे होंगे, ऐसे एक साथ ही रहे होंगे ना एटम भाई। कैसी होती है स्ट्रक्चर, ऐसी होती है ना, ये ऐसे कुछ शो करूँ मैं, और इनके बीच में sp2 में इनके बीच में कितना वो होता है, एक ये मेरा अंगूठे को लगा लो, ठीक है, कितना होता है 120 डिग्री का एंगल होता है। अब ये हाइड्रोजन और ये इस हाइड्रोजन एक इसको साथ ही होता है इसके लिए, अब इसके साथ डबल बॉन्ड है और ये CH2 है, ठीक है। अब इस तरह की रिएक्शन भी देखना है, इस तरह का भी हो सकता है सिस्टम की ये बॉन्ड, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए हो वहां पे, और ये H+ छूट गया हो इसका कार्बन के साथ, और इसके p ऑर्बिटल में के साथ इन्होंने अपना पाई बॉन्ड बना लिया हो, ठीक है, और ये उठ के यहां, ओके। इस तरह की भी हो सकता है सिस्टम, समझ रहे हो ना। अब देखो तीसरा, ऐसे भी हो सकता है कि इसी के साथ निशान से बना लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोले जाओगे इनको, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बोलोगे इसको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब इस वाले H को रिमूव कर लो भाई, तीनों तो सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, जरूरी थोड़ी कि यही छूटे या यही छूटे, ये भी तो छूट सकता है, और ये बॉन्ड यहां बने जाए डबल बॉन्ड, और आपका ये बॉन्ड उठ के यहां पहुंच जाए। अब हाइपर कंजुगेशन होने का रीजन क्यों हो रहा है ये पूरा खेल भाई, कंपाउंड स्टेबल क्यों नहीं रह रहा, मतलब ठीक है ये अपनी जगह पे क्यों नहीं रह रहे, ये इसलिए होता है कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स इनके का एक सिंपल ऐसे कार्बन CH3 CH2 CH3 सिंपल एल्केन, इसमें कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पे आपको ये हाइपर कंजुगेशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बट पाई, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये डीलोकलाइज होने के कारण क्या होता है, ये स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ये खेल खेला जाता है, ठीक है। अब हाइपर कंजुगेशन की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, ये कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ओके। इट इन्वॉल्व्स delocalization of sigma bond electrons, ठीक है, overlapping with p orbital of pi bond, सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड ही था, इसके इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसके p ऑर्बिटल है जो, उसके पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल में बना हुआ है ना पाई बॉन्ड उसके साथ, बट ये पाई बॉन्ड मत लिखो क्योंकि कार्बन कैटायन में देखा जाता है वहां पे बॉन्ड भी नहीं होता, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी होता है, सिर्फ p ऑर्बिटल लिख लो तुम। It involves delocalization of sigma bond electrons overlapping with p orbital। ये कौन सा p ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, ठीक है, इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना रहे हैं, ओके। करूँ अब, और इस फिनोमिनन को ही बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड की p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग को हम क्या बोल देते हैं, हाइपर कंजुगेशन, ओके, ठीक है। अब एक चीज और देखो, यहां से मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे CH3 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बता रहा था मैं कि ये अपने कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब आया समझ में इलेक्ट्रॉन किस तरह से डोनेट करता है, वहां पे ये चीज क्लियर नहीं हुई थी। यहां पे देखो भाई, यहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो रही है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इसके साथ ऑर्बिटल कर लिया, इसमें चले गए या इधर चले गए, तो क्या हुआ, अपने
सिस्टम की क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है ना, तो इस तरह से बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्काइल ग्रुप। ओके ठीक है, ये तो हो गया आपका एग्जांपल किसका, एल्कीन्स का। अब दूसरा ये हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है कार्बोकैटाइंस में। कार्बोकैटाइंस क्या होते हैं, जैसे CH3 C CH और CH3 प्लस का क्या मतलब है, देखो 1 2 3, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना के 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसने जो एक और इलेक्ट्रॉन अपना देके और दूसरे का लेके एक और बॉन्ड जो बनाया हुआ होगा वो कोई लेके चला गया, इसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो इसलिए इस पे आ गया प्लस। अब ये कंपाउंड ये क्या है, ये कार्बोकैटायन है, क्या बोलोगे इसको, कार्बोकैटायन। रिएक्शन इंटरमीडिएट में और अच्छे से पढ़ लेना। अब ये कार्बोकैटायन में यहां पे अपने पास एक पी ऑर्बिटल वैकेंट है। तीन जो ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल थे और एक ये था एक्साइटेड स्टेट में, तो इसका ये बड़ा इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया। अब एक यहाँ पे आपके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब वेकेंट पी ऑर्बिटल होने के का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। लो ये आपका वो पी ऑर्बिटल है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वही सिस्टम होगा। कौन सा, यही बात। एक बार ये हाइड्रोजन हटेगा और स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं आपको। एक चीज और नोट रखना, ये हाइड्रोजन जो रिमूव हो रहा है ये बिल्कुल कंपाउंड की पहुंच से बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। ये इसके साथ ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनेगा। भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर घूमेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बनेगा ना, तो ये उसी के अटैच में रहेगा, ठीक है। जस्ट अगले सेकंड जब इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये वापस इधर आ जाएगा, फिर इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन फिर इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। ऐसे खेल चलेगा पूरा। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका H+ लिख देता हूँ, ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और H, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर बन सकती है। इसका तो प्लस चार्ज था वो चला गया। अब यहाँ पे देखो, और ये हुआ क्यों, इसको स्टेबल करने के लिए। उसमें क्यों हुआ था, पाई इलेक्ट्रॉन्स को डीलिगलाइज करने के लिए। इसमें क्यों हो गया, क्योंकि ये वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा था इनको। भाई यहाँ पे इस कार्बन के साथ वैकेंट ऑर्बिटल था, इसलिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन का खेल हुआ, ठीक है, इसको स्टेबिलिटी देने के लिए। और इस तरह से एक बार इसको रिमूव कर दूं मैं, ठीक है। एक बार इसको रिमूव कर दूं, देखो बन गई हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। कितनी बन गई, 1 2 3, ओके 3 बन गई। और 3 भी बन सकती हैं ऐसी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। इनमें देखो डिफरेंस है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन छूटा हुआ है, ये वाला यहाँ पे ये वाला, डिफरेंस है। कितनी स्ट्रक्चर बन गई है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, 3। और 3 बना सकते हो आप, कौन से, कहां से, इन वाले H को बना। एक बार ये H हो जाएगा H+, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, ठीक है। यहां आने की बजाय ये ऐसे रहेंगे, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा। अब तो इधर आ रहा है, फिर ये इधर घूम सकते हैं, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो और 3 बना के कितने हो जाएंगे, 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। करो ओके। अब एक चीज देखो,
ठीक है। अब जो ये हाइपर कंजुगेशन का पूरा खेला हो रहा है, ये इस हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है ना, इस हाइड्रोजन की वजह से, इस हाइड्रोजन की वजह से, इस हाइड्रोजन की वजह से, या यहाँ पे भी इन हाइड्रोजन की वजह से भी हो जाएगा। ओके, एक ये है आपके पास पिछला वाला एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का जिम्मेदार कौन होगा? ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब एक फ्री रेडिकल का एग्जांपल और देखो, मान लो भाई जैसे CH3 CH फ्री रेडिकल CH3, फ्री रेडिकल मैंने कैसे लिखा है? मान लो इसके साथ एक और क्या जुड़ा होगा, मान लो CH3 जुड़ा होगा और होमोलिटिक फिजन हुआ होगा अल्ट्रावायलेट या कुछ आई की वजह से, तो ये होमोलिटिक फिजन हो गया मान लीजिए बीच में, तो क्या बच गया यहाँ पे? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया इसका, इसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। अब इस फ्री रेडिकल की वजह से भी वही सिस्टम होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस फ्री रेडिकल के साथ। वही स्टेबिलिटी, इसका रीजन कंपाउंड या सिस्टम को स्टेबलाइज करना। तो इसका रीजन भी ये आ रहा है हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन होंगे। तो यहां से क्या बात नोट कर पा रहे हो आप? यहां से ये बात नोट कर पा रहे हो आप कि जो ये पूरा खेला चल रहा है ये इन अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होता है। देखो, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को आप क्या बोलते हो? अल्फा कार्बन, और इसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलोगे? अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो जो ये पूरा खेल हो रहा है ये पूरा इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से, इसकी वजह से। यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, ना कि डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। अब इसी के एग्जांपल में समझाऊं, देखो CH3, अब यहां पे कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते थे आप? 6। भाई 3 बार इन हाइड्रोजन को मूव करवाओगे और 3 बार इनको, टोटल कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? 6। यहां पे कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हो आप? भाई 3 बार इनको, 3 बार इन हाइड्रोजन को मूव करवाओगे, 3 बार इनको, कितनी हो गई टोटल? 9। तो यहां से आपको क्या पता चला कि जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगी कंपाउंड, जो ये वाली स्पीसीज है ये उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। कंपाउंड नहीं बोल सकते, स्पीसीज, ये स्पीसीज उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी जितनी इसकी ज्यादा क्या होंगी? कंजुगेटिव, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये ज्यादा कब होंगी? ये ज्यादा तब होंगी जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन से या डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच हो। ओके, नोट रखना, या तो कार्बोकैटायन वाले कार्बन के साथ या डबल बॉन्ड के एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब बगल वाले कार्बन के पास, या फ्री रेडिकल के बगल वाले के पास। ओके, जितने मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर, ये मैंने क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडीशन बनाया, मोर स्टेबल स्पीसीज। देखो भाई, जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी चार्ज उतना ही ज्यादा घूमेगा, समझो, जितना ज्यादा घूमेगा चार्ज उतनी ही स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम किस चीज पे डिपेंड कर रहा है आपका? इन अल्फा हाइड्रोजन पे। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो 9 कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो एक चीज देख लेना, जितने जिस स्पीसीज के पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना, वो स्पीसीज उतनी ही ज्यादा क्या होगी? स्टेबल।
चलो मैं कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं, आप करना, फिर उसका आंसर मैं भी बताऊंगा आपको उसके बाद। कर दूं लोग? ओके। मान लो मैंने आपके सामने ये लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 A। बी में मैंने लिख दिया आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सी में मैंने लिख दिया आपको CH3 C डबल बॉन्ड CH। जगह कम पड़ेगी थोड़ी सी, चला CH3 CH डबल बॉन्ड CH। सी में मैंने लिख दिया आपको CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। और डी में मैंने आपको लिख दिया CH3 C CH3 C CH3 डबल बॉन्ड और C CH। अब मेरे को ये बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन, ये सारी एल्कीन है, मेरे को ये बताओ इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है? ये ABCD। सोचो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक इसके साथ। करवाऊं? सो तो नहीं गए हो? देखो यहां पे डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के साथ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। ये वाले मत गिनना यार, बॉन्ड के साथ जुड़े हुए कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, उसके बगल वाले कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कार्बन होता है, उस पे लगे हुए इसमें कितने हो जाएंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? देखो 3 + 3 + 3 9। ओके, अब इसमें देखो, इसमें कितने हो जाएंगे आपके पास? 3 3 3 कितने? 9। तो बताओ ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है? देखो इसमें भी 9 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें भी 9 अल्फा हाइड्रोजन है, बट इसमें देखो, इसमें कार्बन की चेन भाई 1 2 3 4 कार्बन की चेन हो रही है ना, और इस वाले में 3 कार्बन की चेन हो रही है, नहीं 4 की हो रही है। इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है और इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये दोनों कंपाउंड सेम ही है। बस मैंने CH3 को यहाँ मैं लिखना तो ये चाह रहा था, ये CH3। अब देखो वो तो सेम ही कंपाउंड बन गया था इसका, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3 + 3 6 3 9 + 3, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है भाई। अरे डबल बॉन्ड के बगल में ही तो जुड़ा हुआ है कार्बन, ये भी तो अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन है, तो 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उसके बाद ये, फिर ये और फिर लास्ट में ये, ठीक है। तो जब कोई भी स्पीसीज आपके पास बन रही होगी, मान लो कोई रिएक्शन करवाई आपने उसमें, तो एक मैकेनिज्म में तो ये वाला आ रहा है आपके पास, और एक वाले मैकेनिज्म में ये बन के आ जा रहा है, तो आप मतलब कौन सी स्पीसीज ज्यादा बनेगी? जो ज्यादा स्टेबल होगी, ये वाली ज्यादा एल्कीन बनेगी, ठीक है। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी का रीजन पता चल गया, कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी? जिसमें इस डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वही एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। इसी तरह आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखोगे और फ्री रेडिकल्स की। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स कम है जब रिएक्शन इंटरमीडिएट, अभी अगला वीडियो उसी पे बनाएंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे अपना, तो उसमें बताऊंगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बता दूंगा, ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसका रीजन भी।
अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यार हाइपर कंजुगेशन है ना, ऐसा टॉपिक है जो जरूरी, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये एक दो बार इसकी खुद से पढ़ के प्रैक्टिस कर लेना, कोई ज्यादा बड़ी महाभारत नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।